नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली आपका 15 अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग जो है फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि सभी परीक्षार्थियों को ये जो है इसका जो बेनिफिट है वो मिलता रहे। और आप लोग को सभी लोग को पता होगा कि आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम ने और आरओ के एग्जाम में करंट का अपना एक जो है महत्वपूर्ण एक योगदान रहता है और ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। इसलिए आप लोग जो है प्लीज इसे इग्नोर मत करिएगा। आप लोग मेरे वीडियो के साथ में जो आई दृष्टि मैगजीन आई है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो आपके लिए जरूरी थी जानना। और बाकी अगर आपने मेरा मई से अगर आपने करंट अफेयर्स किया होगा तो आई दृष्टि को मैंने पहले भी कहा था कि आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा बिकॉज आप जो है मैंने सभी प्रश्नों को समाहित कर रखा है, यानी जब आप आई दृष्टि को पढ़ेंगे तो मई के बाद की जितनी भी सूचनाएं जो हमने आपको दी हैं, जितने भी न्यूज हमने आपको कराए हैं, वो सभी के सभी न्यूज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तब आपको लगेगा कि जो आपने मेहनत रोजाना की है मेरे साथ लगातार उसका बेनिफिट कितना मिलेगा। और यही एक अंतर होगा जो आपको अलग करेगा उन विद्यार्थियों से जो वार्षिक मैगजीन पढ़ के सिर्फ काम चलाते हैं या जो दैनिक रूप से नहीं पढ़ते हैं। तो आप और उनमें कुछ अंतर जरूर दिख जाएगा और यह अंतर जो है क्या करेगा, यही अंतर सफलता और असफलता को उत्पन्न करता है। याद रखिएगा इस बात को, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी वही क्या होता है, विजेता बनता है। वही क्या होता है, जो है आगे सिकंदर बनता है, यानी कि सफलता को अर्जित करता है। आपके भीतर इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर का होना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी एंड विल पावर, ये सब कुछ जो चीजें हैं, विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति सिलेक्शन लेने की, इच्छा शक्ति कुछ कर गुजरने की। अगर ये विल पावर आपके भीतर है तो निश्चित तौर पर आप क्या होंगे, सफल होंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, सूचना जो कि मैं आपको रोजाना दे रहा हूं इस समय। और ये अगर आपका फोकस अगर आपका यूपी पीसीएस आरओ है तो उसके लिए एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है। उसका नाम क्या है कि आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, आपको बहुत प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस आपके लिए क्या है, सबसे अहम है। चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, चाहे वो पीआईक्यूज के माध्यम से हो, कहीं से भी हो, वो प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। तो उसमें क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली 7000 यानी कि 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे जो पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, सुनिश्चित इसका रिवीजन कराया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है आप सभी लोगों को पता होगा, मैं डेली आपको बताता हूं कि एग्जाम का जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। ऐसे में एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चलना जरूरी हो जाता है ताकि आपको यह पता रहे कि दरअसल आयोग किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है, राइट। ये आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट दिया जाएगा, 3 टाइम्स इसमें रिवीजन हो जाएगा आपका। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, सभी टेस्ट की सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपको मिलेंगे, यानी कि पूरे व्याख्यात्मक रूप में मिलेंगे। यानी कि यदि आप एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ में जो व्याख्या दी गई होगी उस व्याख्या में कई प्रकार के प्रश्नों को आपको क्या होगा, रेडी करने का मौका मिलेगा। यानी कि वो व्याख्या अपने आप में क्या होगी, एक शानदार तरीके से आपके सामने रहेगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये जो टेस्ट आपको मिलेंगे बेसिकली ये बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। यानी कि अभ्यर्थी आप चाहे इंग्लिश माध्यम के हो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, दोनों अभ्यर्थी जो है इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो आपको सिंपल व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा। क्या टाइप करना होगा, आपको टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट और इस मैसेज को आपको भेज देना होगा हमारे संस्थान के नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर है 9506742546, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये आप लोग को क्या करना है, विशेष तौर पर क्या करना है, याद रखना है और अपनी चीजों को इसको क्या करना है, इस एग्जाम को जो है क्रैक करना है। और इसके लिए इस प्रोग्राम को आप लोग क्या करना है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपनी तैयारी को सुदृढ़ तरीके से, मजबूत तरीके से करना है, राइट। चलिए अब आइए हम लोग लास्ट डे का रिवीजन फटाफट करते हैं और देखते हैं फिर उसके बाद कि आज का हमारा करंट अफेयर्स क्या है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि रसायन के क्षेत्र में
में नोबेल प्राइज कुल कितने लोगों को दिया गया है, 1, 2 या 3? तो 3 थे। और 3 वो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तीनों लोग कौन कौन से हैं? भाई साहब अगर आप कमेंट कर पाए तो मुझे कमेंट करें, या फिर अगर आप कमेंट नहीं कर पाते तो लास्ट डे का वीडियो आप लोग अगर नहीं देखा है तो देखिए, वहां पर हमने जो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया है, रसायन में दिया गया है, वो हमने आपको बताया डिटेल्स में, और किस लिए दिया गया है वो भी हमने बताया। ये मैं बताऊंगा नहीं, आप जाके इसको चेक करिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नहीं, चर्चा में रहा कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द बायोइथ्री पॉलिसी का संबंध है, कल हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये बेसिकली अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसके अलावा हाल ही में गुजरात में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है भाई साहब? ये अडानी ग्रुप के द्वारा लॉन्च की गई है, हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है, किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? मैंने आपसे कहा था लास्ट डे कि मैंने 2-3 प्रश्नों को आई दृष्टि का डाल दिया है, और हम लोग बीच बीच में क्या काम करेंगे, आई दृष्टि के प्रश्नों को डाल देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो मई से पहले की जो सूचनाएं हैं, जो मैंने नहीं कराई हैं, वो सूचनाएं दरअसल आपको इनके माध्यम से क्या हो जाएंगी, कवर अप कर दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि मई तक तो आपने मेरा करंट अफेयर्स किया है, उन करंट अफेयर्स को आप आई दृष्टि से पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ऑलरेडी मैं 2 बार रिवीजन यहां पर करा ही देता हूं, लास्ट में 1 मंथ का रिवीजन मैं और कराता हूं आपको, और इससे क्या होगा कि आप कई बार एक ही करंट को 3-4 बार पढ़ लोगे, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये गुजरात में दरअसल हुआ है, और ये जो है न्यूज आपकी जनवरी-फरवरी की थी, ठीक है। इसके अलावा यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कौन बनी है? नादिया कैलिनो बनी है। मैंने आपसे कहा था कि यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? डेविड रॉबसन है, याद रखिएगा। पुस्तक क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया भैया, कब किया गया? 26 फरवरी को, और ये शायद कानपुर में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हमने सिंपल सा एक प्रश्न पूछा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपके जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब आज का हमारा करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसियान बोलते हैं, और आसियान ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। तो आसियान के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आज आपका टास्क है, हालांकि हमने आपको पहले भी दिया था, यदि आपने नहीं किया है तो आपको आसियान के बारे में क्या करना है, डिटेल्स में आपको पढ़ना है कि आसियान में कौन कौन से देश होते हैं, भारत के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, और वैश्विक स्तर पर दरअसल आसियान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको आपको डिटेल्स में रेडी कर लेना है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी बनानी है आपको टास्क की, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट देता हूं, जो आपको लिखना होता है, नोट बनाना होता है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी जो आपको कॉपी बनानी है वो बनानी है, अगर आपका फोकस पीसीएस या यूपीएससी पर है तो वो कॉपी किसकी होगी, वो होगी मेंस के क्वेश्चंस आंसर की। अर्थात मैं वीडियो के अंत में आपको मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न देता हूं लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए आप एक कॉपी बनाइएगा जहां पर आप डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, आप इसे करके देखिए, जिसके लिए लोग जो है बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ये सर टेस्ट मुझे आंसर की करनी है, 2-2 क्वेश्चन लोग देते हैं, 10-10 हजार रुपए लोग पे करते हैं नॉर्मल टेस्ट के लिए, वो आपको यहां पर एक क्वेश्चन फ्री दिया जाता है। अपने आप में एक अच्छा पहल है, आप चाहें तो उसको डेली कर लिया करिए, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट है, तो ये जो भैया अब इस आसियान का जो 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है? लाओस, ब्राजील, भारत या फिर रूस? तो बताइए फटाफट, इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इस सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है लाओस में। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए इज द क्या राइट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहां पर देख ही पा रहे होंगे इमेजेस के माध्यम से कि 44 एंड 45 एशियन समिट्स एंड रिलेटेड समिट्स, ये आप सारी चीजें यहां पर क्या है डिटेल्स में यहां पर दे रखी हैं। 10 अक्टूबर थर्सडे, 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। ये सब आप लोग डिटेल्स में क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ओके। और ये समिट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए हम लोग इसके बारे में देखते थोड़ा सा। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन कौन? आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में हो रहा है, ये प्लेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? लाओस की राजधानी कहां पर? वियंतियाने। लाओस की जो राजधानी कहां पर? वियंतियाने में हो रहा है। विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? थीम है इस बार की भैया
कनेक्टिविटी और क्या, कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए क्या, आसियान, यानी कि कनेक्टिविटी हो और उसमें स्मूथनेस हो सभी देशों के बीच में। इसी कार्यक्रम के दौरान 27वां आसियान चीन सम्मेलन और क्या, 27वां आसियान चीन सम्मेलन और भारत आसियान तथा पूर्वी एशिया सम्मेलन जैसे अन्य कार्यक्रम भी दरअसल इसमें क्या हो जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ 27वां आसियान चीन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, कहां पर किया गया, या भारत आसियान और पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर कब किया गया। तो यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके अलावा लाओस के जो राष्ट्रपति कौन है, लाओस के राष्ट्रपति बेसिकली क्या है आपके थामलोन सिसोलिथ हैं लाओस के राष्ट्रपति, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 है आपका कि फ्रांस के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया भैया। ए ऑप्शन आपका संजीव कुमार सिंगला ने, या फिर बी ऑप्शन संजीव पांडे, या फिर सी नरेश सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए कि दरअसल अभी हाल ही में फ्रांस के नए राजदूत के रूप में किन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो वो है भैया आपके संजीव कुमार सिंगला जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, तो आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। तो फ्रांस के नए राजदूत के रूप में संजीव कुमार सिंगला ने पदभार ग्रहण किया है। 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के क्या है, अधिकारी हैं, आप लोग को पता होगा। विदेश अधिकारी जो होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से चुने जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सॉरी इंडियन फॉरेन सर्विस। एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस होता है इसका प्री और इसका क्या कहते हैं आईएएस का प्री सेम होता है। मेंस दोनों के आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के फॉरेस्ट सर्विस के अलग हो जाता है, और बाकी जो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है वो आईएएस के साथ में होता है, ठीक है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो अगर आपके पास बायो वगैरह रही होगी ग्रेजुएशन में तो आप लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को चूज कर सकते हैं, या फिर आपको विदेश सेवा में जाने का मौका अगर मिलेगा तो इंडियन फॉरेन सर्विस को आप लोग चूज करिएगा, राइट। चलिए इसके तो ये किसके अधिकारी थे, ये भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, तभी ये राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, राइट। इसके अलावा इसके पहले क्या थे, वो इजराइल में भारत के राजदूत थे। फ्रांस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री कौन है, मिशेल बार्नियर हैं, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, और राजधानी क्या है वहां की, फ्रांस की पेरिस है। और पेरिस में कई घटनाएं और हुई थी, यानी कि कई कार्यक्रम और आयोजित हुए थे। पेरिस में क्या क्या हुआ था, पहली बात जान लो कि फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो है। और जो 17वां पैरालंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था भैया वो कहां पर किया गया था, पेरिस में किया गया था। और 33वां जो ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन है वो भी पेरिस में हुआ था। ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, जिन्हें आपको याद रखना क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी आपको पता होगा कि हाल ही में रतन टाटा जी का जो है निधन हो गया है, और ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे बहुत ही। निश्चित तौर पर देश जो है काफी दुखी था, दुखी है भी, क्योंकि जब एक महान व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो है जो परोपकारी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि बिजनेसमैन तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो परोपकारी प्रवृत्ति का होता है, जो समाज का हित सोचता है, निश्चित तौर पर उसको दुनिया याद रखती है। सभी की आंखें नम है और रतन टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से है। तो प्रश्न उन पर बन सकता है इस बार कि बताइए रतन टाटा जी को बेसिकली पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, या किस वर्ष उन्हें दिया गया, 1995, 95 यानी कि 2000 में, 2008 में, या फिर 2014 में। जल्दी जल्दी मुझे बताइए रतन टाटा जी को पद्म भूषण कब दिया गया था। तो उनको पद्म भूषण दिया गया था वर्ष 2000 में। कब, वर्ष 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शायद इस पर प्रश्न बन सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, तो रतन टाटा जी को पद्म भूषण वर्ष 2000 में दिया गया था। और एक प्रश्न यहां पर और बनेगा, जबकि 2008 में उन्हें क्या दिया गया था, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित कर दिया गया था। उस वर्ष में 2008 में हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था, ठीक है, परीक्षा में दे रहा था 2008 में मैं हाई स्कूल में था, मुझे याद है। नेक्स्ट है, मुंबई में 86 वर्ष की उम्र में उनका क्या हो गया, निधन हो गया था, ठीक है, याद होगा आपको। और जन्म 28 दिसंबर 1937 और मृत्यु कब हो गई है उनकी, 9 अक्टूबर 2024 को हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए बाकी जो भी फैक्ट अगर आपको लगता है कि इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ फैक्ट और पूछने डालिएगा विकिपीडिया पर कई सारे फैक्ट इकट्ठा हो जाएंगे, वहां पर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। तो ये 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। ये मनाया था भैया कब, जल्दी बताओ। ये मनाया जाता है आपका जो है
13 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या सही उत्तर। डिजास्टर मैनेजमेंट आपके एग्जाम में जो आपका जो सिलेबस है परीक्षा का पीसीएस का, उसमें जो पेपर थर्ड है वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट आपके एक विषय के रूप में आप पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी, कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। इस पर मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रश्न भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो आप लोग उसको रेडी कर लीजिएगा। आपदा प्रबंधन के लिए एक आईपीएस अशोक कुमार विपुल कुमार सर की एक बुक आती है, पतली सी आती है, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, ये दोनों विषय उस एग्जाम उस परीक्षा उस जो है बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां से रेडी कर लीजिएगा, या फिर आप सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है वहां पर भी आप आपदा प्रबंधन को पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये 13 अक्टूबर से क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है। तो अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत बताएंगे आप, 13 अक्टूबर को। याद रखिएगा थीम क्या है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपदाओं से प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना ज्यादा मुझे लग रहा है कि है, और आपदाओं से संबंधित प्रश्न प्री और मेंस में अक्सर आपके पूछे जाते हैं। तो थीम याद रखिएगा, थीम क्या है, थीम है भैया एक सशक्त भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलेंट फ्यूचर। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, माने इस दिवस की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब की गई थी इस दिवस की स्थापना, दरअसल इस दिवस को मनाने की घोषणा तो 1989 में, यानी कि 1989 में, यह भी याद रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के संगठन को शांति का नोबेल प्राइज दरअसल दिया गया है। नोबेल प्राइज आपको पता होगा कि इस दिन जो है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सभी नोबेल प्राइज को आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, ये आपको बेसिकली बताना है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए फटाफट कि शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, किस देश के संगठन को, भारत के संगठन को, चीन के, नेपाल के, या फिर जापान के। जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो भैया जी लोग, इसका जो उत्तर होगा ये होगा जापान। जापान का एक क्या है, संगठन है, जिसने क्या किया है, जो परमाणु हथियार होते हैं उनको रोकने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए दरअसल व्यापक स्तर पर उन्होंने काम किया है, ठीक है। और इसी के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो परमाणु हथियार होते हैं ये क्या है, बहुत ही घातक होते हैं, बहुत बड़ी मानव जाति का क्या होता है, विनाश होता है। आपको पता होगा कि जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जब ये परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं, व्यापक जो है मानव हानि हुई थी, जिसका असर, उसका इंपैक्ट आज भी जो है वहां पर दिखाई देता है। वहां के लोग आज भी दरअसल क्या होते हैं, जो उसकी रेडियो एक्टिविटी थी उसके प्रभाव से वहां पर आज भी लोग अपंग यानी कि हैंडीकैप पैदा होते हैं। बहुत बड़ी आपदा थी अपने आप में, और इसीलिए परमाणु हथियारों को लेकर के अलग अलग देशों के द्वारा कई बार जो है क्या कहते हैं, इस पर जागरूकता फैलाई जाती है कि ऐसे हथियारों का प्रयोग दोबारा जीवन में कभी ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि इससे पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है। आप ये सोचते कि इतने घातक है, ये पूरी पृथ्वी एक बार में समाप्त हो सकती है भाई साहब, बहुत घातक है अपने आप में। इसलिए, और संगठन ने, जो जापान का जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, इसने दरअसल क्या किया है, इसी के लिए व्यापक स्तर पर काम किया था, इसी के लिए शांति का नोबेल प्राइज उन्हें दिया गया है। यानी कि जापानी संगठन कौन सा है, इस संगठन का नाम आपको याद रखना है, जापानी संगठन निहान हिडानक्यो, ठीक है, ये संगठन है जापान का, इसको याद रखिएगा, नाम याद रखना है आपको। को परमाणु हथियारों के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए 2024 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, कि परमाणु हथियार ना प्रयोग किए जाएं, इसके खिलाफ दरअसल उसने अभियान चलाया था, ठीक है। बाकी इंग्लिश में यहां पर दिया गया चीजें, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहां पर चीजों को कुछ पढ़ सकते हैं, राइट। जहां जहां पर हमको लगता है कुछ इंग्लिश चीजों को मैं डाल देता हूं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राफेल नाडल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप लोग को पता होगा, आप लोग खेलों से संबंधित जानकारी एकत्रित करते होंगे निश्चित तौर पर। तो वो उनका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, टेनिस से, कबड्डी से है। जल्दी जल्दी बताइए, राफेल नाडल का संबंध किस गेम से है। तो बेसिकली उनका जो संबंध है वो किससे है, वो है आपका टेनिस से। किससे है, टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। और ये जो राफेल नाडल हैं, ये बेसिकली स्पेन में इनका क्या होता है, जन्म होता है। कहां पर, स्पेन में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस देश के निवासी थे ये, तो आप कहेंगे स्पेन के, राइट। तो व्याख्या में सेम एज इट इज वही पॉइंट दिया है, कुछ अलग नहीं दिया है। जन्म इनका स्पेन में हुआ और ये टेनिस से संबंधित है, और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा कर दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था, जल्दी बताइए। बालिकाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बताना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर। जल्दी जल्दी बताइए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है भैया बी ऑप्शन, यानी कि 11 अक्टूबर। क्या, 11 अक्टूबर, ठीक है।
और अभी हाल ही में हमने आपको बताया था, एक डेटा हमने आपको बताया था कि दरअसल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि जो है भारत की तारीफ भी की गई थी कि क्या जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिकाओं के लिए जो है भारत ने यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए जो है काफी स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है काम किया है सरकार ने। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में क्या है व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा बेटियों से समेत कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार, न सिर्फ भारत सरकार केंद्र सरकार अपितु राज्य सरकार भी दरअसल बालिकाओं से समेत कई प्रकार की योजनाएं उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके प्रगति के लिए और उनके विकास के लिए दरअसल कई प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही हैं। और उन योजनाओं के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए ये योजना क्या है, क्या इस योजना के बारे में डिटेल से बताइए। मैंने कई बार आपसे कहा है कि महिलाओं से संबंधित जो मुद्दा होता है अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक अगर आपकी चर्चाओं में है तो उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा करंट अफेयर्स में अपने। ठीक है, वो ना सिर्फ प्री में आपके इंपॉर्टेंट होता है बल्कि मुख्य परीक्षा में भी क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपने दिल और दिमाग को खोल के पढ़ाई करना। दिल दिमाग खोल के मतलब क्या, फेफड़ा नहीं निकाल के बैठ जाना। ठीक है, मतलब ध्यान केंद्रित करना, फोकस रहना। करंट अफेयर्स ऐसा ही नहीं तैयार होता है, आपकी नजरें जो है बहुत ही क्या होनी, पैनी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसी करंट की टॉपिक आपके से क्या हो, आपके जो है आपसे दूर ना होने पाए। राइट, व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को दरअसल क्या होता है, मनाया जाता है। याद रखिएगा। थीम क्या है इसकी भैया? थीम क्या है? थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे क्या है, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दरअसल इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। किस वर्ष? 19 दिसंबर 2011 को एक संकल्प पारित किया गया था उसी के द्वारा दरअसल। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यानी कि मोटो क्या है, लड़कियों के बारे में शिक्षा यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ आदि बिंदुओं पर ध्यान देकर उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें इंपावर बनाना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कई बार इस बात को मैं दोहरा चुका हूं इसी अपने वीडियो में, मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं कि यदि महिलाओं को इंपावर होना है, यदि उन्हें सशक्त करना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि उन्हें खुद में सशक्त करना होगा। महिलाएं जब अपने अंदर विल पावर को स्ट्रांग करेंगी, अपनी इच्छा शक्ति जब रखेंगे भीतर, तब वो ज्यादा सशक्त हो पाएंगे। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ व्यवहार कोई गलत कर रहा है, तो बढ़ चढ़ के सबसे पहले उनके खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपको शादी नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपका लक्ष्य है, तो फिर वहां पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को मनाइए, अपने माता पिता को समझाइए कि नहीं भाई मेरा ये लक्ष्य है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर आज आप अपने नहीं लड़ेंगी तो कल को आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए अपने सपनों को जीना सीखिए और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आपके कार्यस्थल पर हो, कहीं भी हो, आप लड़कर डट कर उसका सामना करिए, बजाय इसके डरने के, बजाय इसके कि आप समाज क्या कहेगा, आप पर क्या सोचेगा। बिल्कुल नहीं, आपको लड़ना है और जीतना है। यानी कि अगर आपके भीतर विल पावर अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ है, निश्चित तौर पर आप उस दिन सशक्त हो जाएंगे जिस दिन आपने हथियार को उठा लिया, जिस दिन अपने मानसिक तौर पर आप क्या हो गई, मजबूत हो गई। ठीक है, कई बार सड़क पर चलते हुए क्या होता है, कई बार जो है लोगों के द्वारा लड़कियों पर छींटाकशी की जाती है, नेगेटिव कमेंट्स पास किए जाते हैं, महिलाएं निकल जाती हैं, कमेंट्स को उसका रिप्लाई नहीं करती है। लेकिन जिस दिन वही महिला एक सीधे तौर पर दरअसल उस पर एक्शन ले ले, उसको जाके एक थप्पड़ मार के आ जाए या FIR दर्ज करा दे, तो निश्चित तौर पर जो है महिलाएं कहीं ना कहीं क्या होंगी, मजबूत होंगी। और जो ये लोग जिस तरीके से गली और कूचों पर जिस तरीके से हरकतें लोग करते हैं, ये क्या होंगे, बंद होंगी और लोग जो है डरेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूती उनमें भीतर नहीं आ पाती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये इच्छा शक्ति है, विल पावर अगर आपके भीतर है, निश्चित तौर पर समाज में महिलाएं बहुत ही तेजी के साथ सशक्त होना जो है शुरू हो जाएंगे। तो ये बातें मेरी जरा ध्यान से रखिएगा, अपने लिए लड़ना सीखिए, नहीं तो दुनिया आपके लिए लड़ेगी नहीं। आप अपने लिए सक्षम होना सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत $700 बिलियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत $700 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी प्राप्ति हो चुकी है, उसको के भंडार के मामले में किस स्थान पर आ गया, यानी कि $700 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी भारत के पास आ गई है। बड़ी बात है दरअसल भारत के लिए अपने आप में। तो ये किस नंबर पे आ गया आपको बताना है भंडार के मामले में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो भैया भारत दरअसल इस फॉरेन करेंसी के मामले में जो डेटा यहां पर दिया गया है उसके भंडार के मामले में
चौथे स्थान पर आ गया, 4th नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 3 और देश कौन कौन से हैं जो टॉप पे हैं, तो 3 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आपका चीन है, दूसरा जापान है, तीसरा स्विट्जरलैंड है और चौथा क्या है आपका सुंदर सा भारत, क्या है? भारत देश है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल ही में भारत 700 बिलियन डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। और भारत में विदेशी मुद्रा के जो प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी है? आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है? जिम्मेदारी है किसको कंट्रोल करने की? जो आपका जो विदेशी जो मुद्रा है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी होती है, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। यह बिंदु भी आपको विशेष तौर पर क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना? और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? मैंने कई बार बताया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके जरा बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, या फिर आप मुझे बताइए क्वेश्चन कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। मुझे आपके उत्तर का वेट है, करके जरा बता रहा हूं जल्दी फटाफट कमेंट। अब आज आपके लिए प्रश्न है बहुत ही सुंदर सा, कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया जो परितंत्र होता है या जो इकोसिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है। जब अंतरिक्ष में कोई इकोसिस्टम एक डेवलप किया जाता है तो वो इकोसिस्टम स्वनियंत्रित होता है, यानी कि सेल्फ जो है होता है, ये कंट्रोल होता है, या फिर कृत्रिम होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, या फिर जलीय तंत्र होता है, या फिर उसे हम अंतरिक्ष परितंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, किस प्रकार का वो इकोसिस्टम होता है? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और अब आपके लिए क्या है, एक मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी किस पर लिखनी है? परानुभूतिका के बारे में और गांधी के 7 पाप। गांधी के 7 पाप मतलब क्या? गांधी जी ने कोई 7 पाप नहीं किया था, बल्कि गांधी जी ने 7 पाप गिनाए थे कि इन्हें नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो गांधी के 7 पाप क्या हैं? और ये दोनों क्वेश्चन दरअसल एथिक्स के हैं। किसके हैं? एथिक्स के हैं। एथिक्स यानी कि पेपर 4th। ठीक है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है आपका, परानुभूति और गांधी के 7 पाप पे। ठीक, 7 पाप। ठीक है, इसको लिखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल मैं इसको एक बार समझा दूंगा। आप लोग ऐसे बैठे मत रहा करो। जो प्रश्न मैं मुख्य परीक्षा का देता हूं, अगर आपका फोकस यूपीपीसीएस पे है, ठीक है, तो आप लोग उसको बता दिया करिए कि भाई इस सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया करो। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बोलते नहीं हो, या तो लिखते नहीं हो एक बात, या तो बोलते नहीं हो डर के मारे। मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई में डर की भावना आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। कहीं कुछ भी नहीं आता, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। परीक्षाएं आपके नजदीक हैं, हालांकि परीक्षाओं पर तो आप लोग सभी लोग को पता होगा इस समय स्थितियां डामाडोल चल रही हैं। क्या होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत ज्यादा परीक्षा तिथि को लेकर जो है परेशान ना हो। हाँ, पीसीएस को लेकर के नॉर्मलाइजेशन वाली जो समस्या आ रही है आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप लोग जो है ट्वीट वगैरह कर पाए तो आप लोग कर दीजिए, ताकि जो है आप में आपकी समस्या जो है समस्या का समाधान हो और परीक्षा आपकी दरअसल एक दिन में आयोजित की जाए। तो ये सभी हित में है, आप ये प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। ताकि सो मच, बाय बाय, टेक केयर।